तो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। इसी पर हम अपने तमाम संवाददाताओं से बात करेंगे। ऋषि कुमार हमारे साथ चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ेंगे, मनोज सिन्हा हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे, अजीत द्विवेदी भोपाल से जुड़ेंगे और मुरारी गुप्ता हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले ऋषि आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरह से ये चुनाव का ऐलान किया गया है और जो डेट्स निर्धारित की गई हैं, क्या कुछ खास बातों का चुनाव आयोग ने ध्यान रखा है? देखिए रमा, जहाँ तक चुनावों की तारीखों को देखें तो इन तारीखों को हम 4 तारीखों में समेटा हुआ देख सकते हैं, जबकि 5 राज्यों में चुनाव हैं। चुनाव आयोग ने, अगर हम बात करें इन चुनावों की तारीखों को देखें तो एक कॉम्पैक्ट शेड्यूल चुनाव आयोग ने रखा है, जिसमें कि 7 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय रखा है, जिसमें कि सभी चुनाव संपन्न हो जाएंगे और 3 दिसंबर को मतगणना करा ली जाएगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें मिजोरम और छत्तीसगढ़, इसको हम एक साथ चुनाव के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश को जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, इसको चुनाव आयोग ने मेरे ख्याल से एक साथ हैंडल करने की कोशिश की है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सुरक्षा बलों को मूवमेंट कराने के लिए उन्होंने इसको ज़्यादा मुफीद समझा। वहीं अगर राजस्थान का जिक्र करें, राजस्थान को एक चरण में उन्होंने रखा है और उसके लिए स्टैंड अलोन उस तरीके से जो उनकी रणनीति रही होगी कि इस राज्य में अलग से चुनाव एक ही चरण में हो रहे हैं, तो वहाँ पर ख़ास तौर से सुरक्षा को लेकर कोई ज़्यादा बड़ा पहलू नहीं होता है, इसी वजह से उन्होंने एक चरण में चुनाव को वहाँ पर रखा है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो तेलंगाना की है कि तेलंगाना को भी एक ही चरण में रखा गया है और वो सबसे आखिरी में है। यानी कि चुनाव आयोग ने जो नॉर्थ ईस्ट है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को एक साथ और अंत में जो साउथ की तरफ यानी कि तेलंगाना की तरफ मूव किया है। इसमें जो मूवमेंट होता है आयोग की तरफ से और ख़ासतौर से ऑब्जर्वर्स को जब हम जानते हैं कि पहले से उनकी तैनाती कर दी जाती है, तो ऐसे में आयोग की जो मॉनिटरिंग है उसको उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, इस मायने में कि इन तारीखों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर दिया जाए ताकि उनकी जो मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इन्होंने जब अपनी ऐलान किया तो उसमें जो नए पहलू हैं, क्या क्या नए पहलू हैं, किस तरीके से वो इन चुनावों में कुछ चीज़ों को सुधार के साथ और ज़्यादा प्रभावी रूप में रखने वाले हैं। ख़ास तौर से जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट को लेकर जो नियम इस बार बदला है, जिसमें कि आयोग ने ये तय किया है कि वोट होने के बाद यानी कि मतदान के बाद जो पहले प्रोसेस हुआ करता था कि उनके पास एक तय तारीख होती थी, उस तक वो अपना वोट करके अपना जो बैलेट पेपर है उसको जमा करते थे, लेकिन अब उसमें तब्दीली कर दी गई है। आयोग ने कहा है कि जो वोटिंग की डेट है उससे पहले ही उसको वोट करना होगा और उसको जो एक तय जगह है वहाँ पर ही उसको जमा कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर कुछ बदलावों के साथ आयोग आगे बढ़ रहा है और इस पूरी की पूरी कवायद में आयोग की जो पुरजोर कोशिश है कि जो वोटर है, मतदाता है, उसके लिए जो सहूलियतें हैं वो कैसे बढ़ाई जाएँ, ख़ासतौर से युवा वोटर पे और महिला वोटर्स पे उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा ऐसे ग्रुप जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है और जो अपेक्षित महसूस करते थे, उसको विशेष रूप से आयोग ने अपनी प्राथमिकता में शामिल करके उनके लिए पैटर्न बनाया है कि कैसे वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान की प्रक्रिया में शामिल हों। तो कुल मिलाकर एक विस्तृत रूपरेखा यहाँ पर आयोग ने सभी संवाददाताओं के सामने रखी कि किस तरीके से इन 5 राज्यों में वो चुनाव संपन्न कराने जा रहे हैं और जो तारीखें हैं वो निश्चित तौर से ऐसे समय में है जो कि नवंबर का समय है, बहुत ज़्यादा सर्दी अभी शुरू नहीं होती है, तो एक तापमान को भी इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कंसीडर करते हुए एक समय में, तय समय में उसको संपन्न कराने की कोशिश की है। जी बिल्कुल ऋषि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे जियोग्राफिकल कंडीशन और जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो डेट्स निर्धारित किए उनके बारे में ऋषि ने हमें बताया है, राजनीतिक रूप से क्या कुछ घमासान है और किस तरह से अहमियत है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। अशोक जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। अशोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अशोक, हम चाहेंगे कि आप अपने सिस्टम को अनम्यूट करें। अशोक
से हम संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने तो घोषणा कर दी है, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, किस तरह का वहां पर आप घमासान देख रहे हैं और किस तरह की तैयारी राजनीतिक दलों की? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के पहले से ही घमासान जारी है और बहुत लंबे समय से घमासान जारी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और अगर जो आपने पिछले आंकड़े बताए तो उसके अनुसार देखिए बहुत कम अंतर था हार और जीत में, जो कि बीजेपी को 2018 के चुनाव में 109 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, और जो उसमें 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 सपा को सीटें गई थी। तो देखिए हालांकि बाद में 2021 के उपचुनाव में जो है बीजेपी ने सरकार बनाई और आज बीजेपी की वर्तमान में 127 सीटें हैं और कांग्रेस की 96 सीटें हैं। तो इसी को देखते हुए देखिए पिछली बार अंतर बहुत कम था और हार और जीत का, हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो था वो बीजेपी का करीब 1.5% ज्यादा था, लेकिन सीटें कम आई थी। और इसको लेकर देखिए लगातार कोशिश है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहले से ही जो है अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है, 3 सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की, जिसमें कि 39 नाम और 1 नाम, यानी कि 1 सिंगल नाम जारी किया है। तो मतलब करीब 79 जो है वो कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक कोई भी नाम जारी नहीं किया है मध्य प्रदेश में विधानसभा उम्मीदवारी के लिए अपने कैंडिडेट का। लगातार वहां पर मंथन चल रहा है। हालांकि आपने भी अपने नाम जारी कर दिए, उन्होंने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तो लेकिन अभी तक देखिए बीजेपी ने थोड़ा बढ़त बनाने की कोशिश की है पहले नाम जारी करके, और जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश में उतारा है, केंद्रीय जो चेहरे थे उनको मध्य प्रदेश में उतारा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब रणनीति बना रही है कि किस तरीके से वो जो है इनकी काट निकाले या इनके सामने जो है वो किस तरीके से अपने चेहरे जो है वो सामने लाए। मध्य प्रदेश में देखिए पिछले कुछ समय से लगातार चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनाव आयोग की टीम कुछ करीब 1 महीने पहले मध्य प्रदेश में यहाँ पर दौरे पर आई थी, जहाँ पर कि उसने पूरा दौरा यहाँ पर किया, तमाम आला अधिकारियों से बातचीत करी, तमाम व्यवस्था यहाँ पर देखी। उसके बाद यहाँ पर बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चुनाव आयोग की टीम ने यहाँ पर की थी। उसके बाद आज जो है चुनाव आयोग ने जो है वहाँ पर दिल्ली में जो है नई दिल्ली में तारीखों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में देखिए इस बार बड़ी बात यह है कि करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें कि जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या जो है 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा है और महिला मतदाता जो है उनकी संख्या जो है 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा है। साथ ही बड़ी बात यह है इस बार की करीब 22 से 23 लाख जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो कि मध्य प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि लगातार यहाँ पर दोनों पार्टियां जो है वो युवाओं पे ज्यादा फोकस कर रही हैं। और पिछले हमने चुनाव में देखा है कि तमाम राजनीतिक दल हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को रिझाया जाए। तो इस बार देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। यहाँ पर जो यूथ वोटर हैं वो 22 लाख से ज्यादा हैं और ये एक बड़ी संख्या है किसी भी विधानसभा चुनाव में। यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश तमाम बड़े फैक्टर हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और हम देखते हैं कि क्या कुछ कहा है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत में सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है और ये भी कहा है कि 5 राज्यों में बीजेपी सरकार अपनी बनाएगी। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हम एक बार फिर से अपने वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव के पास जाने की कोशिश करते हैं। अशोक, जिस तरह से 5 राज्यों में पिछली बार के चुनावों का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो बदला है, तस्वीर बदली थी। उस बदली हुई तस्वीर को देखते हुए विभिन्न दलों की क्या कुछ रणनीति? अभी जेपी नड्डा का ट्वीट आया, उन्होंने कहा है 5 राज्यों में बीजेपी जीतेगी। देखिए रमा, ऐसा है कि दावे चुनाव से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। अभी थोड़ी देर में कांग्रेस भी दावा करेगी 5 राज्य में हम जीतेंगे, उधर बीआरएस दावा करेगी हम जीतेंगे। तो इस तरह के दावे तो चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान में होता है। जहां तक रणनीति की बात है, देखिए समझना चाहिए कि जब पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाएगी। अब ये नया हर चुनाव हिंदुस्तान में हर चुनाव एक नए तरीके से होता है और हर चुनाव एक नए मुद्दे पर नई स्ट्रैटेजी के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है। इस बार इंपॉर्टेंट क्या है, जो इन राज्यों के साथ, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, ये चुनाव हमेशा लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होते हैं। इसलिए टेक्निकली इनको अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से कहा जाता है जो
राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि ये जो है लोकसभा चुनावों का एक तरह की सेमीफाइनल है। हालांकि निजी तौर पर मैं मानता हूं कि चुनाव का कोई भी सेमीफाइनल नहीं होता, क्योंकि हर चुनाव अपने में फाइनल होता है। ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं अपने में फाइनल है। लेकिन हाँ, कई चीजों का टेस्टिंग जरूर हो जाएगा, कई मुद्दों और कई चीजों की टेस्टिंग जरूर इस चुनाव में हो जाएगी, इतना तय है। क्योंकि फिर कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव और इसके बीच में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। आप सोचिए कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इन राज्यों में सरकार बनेगी और उसके बाद करीब 4 से 5 महीने बाद जो है, बल्कि शायद उससे भी कम महीने समय में देश लोकसभा चुनाव के मोड में चला जाएगा। तो इस सब के बीच जो टेस्टिंग होगी वो क्या होगी? पहली टेस्टिंग ये होगी, जाहिर सी बात है, बीजेपी जो कह रही है 5 राज्यों में जीतेंगे, उसमें बीजेपी एक बार पिछली बार अगर मैं इन राज्यों में कहूं 3 राज्य ऐसे जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। तो जहां इन दोनों ताकतों की सीधी टक्कर है, वहां पर बीजेपी किस हद तक परफॉर्म कर पाती है, कैसे लड़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिर अगर अब मैं अगर बाकी राज्यों की तरफ आऊं, मैं अगर तेलंगाना की तरफ आ जाता हूं, तेलंगाना में बीजेपी 1 सीट पिछली बार जीती थी चुनाव की अगर बात करें तो। लेकिन आज जो है तेलंगाना में बीजेपी पिछले कुछ समय में बड़ी ताकत बनकर उभरी है। तो इसका मतलब यह है कि तेलंगाना में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, बीआरएस और कांग्रेस के बीच वहां किस तरह का संघर्ष होता है, बीजेपी वहां अपने आप को कितनी बड़ी ताकत साबित कर पाती है, ये देखना होगा। फिर हमें यह भी देखना है, मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी हमेशा एक बड़ी ताकत बनकर रही है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। क्या मणिपुर के इंसिडेंट के बाद भी बीजेपी की ताकत बनी हुई है, क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बनी हुई है, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक इन 3 राज्यों की बात है, ये हिंदी पट्टी के राज्य हैं और इनका सबसे ज्यादा असर होगा कुल मिलाकर अगर देखें तो लोकसभा चुनाव पर। तो यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि बीजेपी जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, वो मुद्दा इन चुनावों में कितना चलता है। फ्रीबीज और डेवलपमेंट के बीच आपको यहां सीधी लड़ाई दिखेगी, बीजेपी के डेवलपमेंट की और इन राज्यों में जो फ्रीबीज की घोषणाएं हैं उनकी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी, ये जो नया इंडी अलायंस बना है, इस इंडी अलायंस का टेस्ट होगा कि ये इंडी अलायंस वास्तव में ये मिल करके चुनाव लड़ पाता है या नहीं लड़ पाता, मिल करके स्ट्रैटेजी बना पाता है या नहीं बना पाता। रमा, बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अशोक, हमारे साथ मुरारी गुप्ता भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। मुरारी जी, आपके पास आना चाहेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान जो है वो आज किया है, लेकिन राजस्थान जो है पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में है। चाहे बीजेपी की वहाँ पर बढ़त बनाने की कोशिश हो या कांग्रेस की अंदर खाने की अपनी अंदरूनी लड़ाई हो, क्या कुछ ज़मीन पर घमासान आप वहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल रमा, अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतने से चूक गई थी। पिछली बार की अगर बात करें तो 0.5% कम वोटिंग परसेंट कम होने से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को काफी गंभीरता से लिया है। इसका उदाहरण इससे ले सकते हैं कि पिछले 9 महीने में लगभग 8 से 9 बार प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तमाम बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ दौरा कर चुके हैं। कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें पिछली बार 99 पर कांग्रेस थी और 70 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन मतों की बात करें तो सिर्फ 0.5% मतों के अंतर से कांग्रेस ने निर्दलीयों के सहयोग से अपनी सत्ता बनाई थी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार जिस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है, खासकर कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था पर लगातार प्रहार गहलोत सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेता लगातार कर रहे हैं। जिस तरह महिला दुष्कर्म की बात करें या बलात्कार की बात करें या पेपर लीक की अगर बात करें, तो कहीं न कहीं ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो मुद्दे हैं इनको आम लोगों तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं सफल होते भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह की परिवर्तन संकल्प यात्रा सितंबर महीने में भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसमें काफी अच्छी खासी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ी थी। तो उससे कहा जा सकता है कि एक माहौल हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की है। लेकिन उधर कांग्रेस में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिस तरह की उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की है, अलग अलग समाजों के बोर्ड बनाए, अलग अलग
समाजों के लिए बहुत घोषणाएं की, उससे उन्होंने एक तरह से अपने वोटर को लुभाने की हम कह सकते हैं प्रयास किए हैं। तो एक देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह दोनों पार्टियां तमाम दलों की कोशिश होती है वोटर्स को लुभाया जाए। लुभाती हैं। बिल्कुल, आपसे और ये समझेंगे आने आगे वाले दिनों में ये आपसे अन्य मुद्दे भी आगे समझेंगे हम। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ चलेंगे, हमारे साथ मनोज सोनाने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2018 में एक लंबे समय के बाद कांग्रेस वहां सत्ता में आई, उसके बाद से लेकर लगातार जिस तरह की सुर्खियां बनी, जिस तरह की चर्चाएं हुई, उसको देखते हुए कितना अहम ये मुकाबला हो जाता है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी? छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अभी तक 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 3 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में रही। 2018 में कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में आई और अभूतपूर्व यश कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने 68 से ज़्यादा सीटें जीती और भाजपा मात्र 15 सीटें पर चुनाव जीत पाई। अगर इस बार का अभी जो आने वाला विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बात मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो अजीत जोगी जी ने बनाई थी, उनमें भी काफ़ी अपनी जो प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठजोड़ किया है। तो राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए तो सीधी लड़त यहाँ पे सीधी जो लड़त है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। पिछले कुछ दिनों से राजनीति यहाँ पे करवट लेती है। बिल्कुल, यही देखना होगा किस तरह से राजनीति करवट लेती है और तमाम दावे और तमाम वादे जो किए जा रहे हैं, जनता किस पर मोहर लगाती है। और एक बड़ी बात जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव ने कही कि लोकसभा चुनाव से पहले का है, क्या ये सेमीफाइनल जो है वो सिद्ध होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो हैं वो अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ये मिथक टूटा भी है। तो तमाम बड़े चुनौतियां हैं, तमाम बड़े जो समीकरण हैं वो भी हैं और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने सभी जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अशोक आपका, ऋषि आपका, मनोज सोनाने आपका और अजीत और मुरारी गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जो महत्वपूर्ण इक्वेशन है उनको साझा करने के लिए।